हेलो एवरीवन, वेलकम टू उर्सा लर्निंग्स। आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने आसपास का भी ध्यान रख रहे हैं अच्छे से। और जो हमारी आज की ये डेमो क्लास है ये रिलेटेड है टू द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1, जिसके कि मैंने पहले 2 डेमो क्लासेस की वीडियोस अपलोड करी हैं। द फर्स्ट वन वाज द समरी ऑफ द चैप्टर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। और जो सेकंड डेमो क्लास की वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये डेमो क्लास में आपको आइडिया दिया जाएगा अबाउट द क्वेश्चंस कि किस तरह से और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको बेसिकली कैसे आंसर देना है। जस्ट प्रैक्टिस एंड जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और इन क्वेश्चंस की भी जो PDF है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उर्सा लर्निंग्स उस पर शेयर की है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यस एंड सो आपको लिविंग वर्ल्ड का जो समरी है वो आपने उसमें डेमो क्लास 1 में देखा, राइट। एंड आई होप आपने कुछ पढ़ा भी होगा उसके बारे में। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which is, so the first question is the term systematics refers to। अब इसके आगे 4 options हैं आपके पास। जो systematics term आती है basically what does it really mean। तो अगर आप चारों options को ध्यान से देखें, identification classification then of plants and animals, second nomenclature and identification, diversity से ये related नहीं है, different kinds of organisms भी नहीं आ जाते। basically the nomenclature and identification आता है। उन दोनों को जब स्टडी किया जाता है, बेसिकली nomenclature और identification जो किया जाता है plants and animals का, that comes under the systematics। okay, so the term systematics refers to the option you will tick mark, that is the second option, all right, the nomenclature and identification of plants and animals। I told you na, while nomenclature identification is must, right, while doing the binomial nomenclature, first you have to do the identification of that particular plant or animal or any other living organism basically that has been discovered। okay, all right, so then comes our second question, which is the botanical gardens and zoological parks have। so botanical gardens and zoological parks के बारे में हमने स्टडी किया था when we studied about the taxonomical age, right। taxonomical age में botanical gardens आ जाते हैं, zoological parks आ जाते हैं। और उसमें क्या था, उसमें की थी, राइट, उसमें हर्बेरियम था, है ना। एंड एक और पॉइंट रह गया, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और क्या था टेक्सोनॉमिकल एज में। ओके, सो इस क्वेश्चन में है कि जो बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैं बेसिकली उनमें क्या होता है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें, इसमें कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज या फिर बेसिकली सी एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग क्या हो गया, एंडेमिक लिविंग स्पीशीज वो हो गए जो यहीं प्रेजेंट हैं उसी पर्टिकुलर एरिया के जो हो गए, एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज जो किसी और एरिया से लाए गए हैं किसी दूसरे एरिया में। ऑलराइट, सो जो ये बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैं यहाँ पे इन दोनों की ही कलेक्शन करी जाती है। ठीक है, सो इस हिसाब से द आंसर विल बी third option, collection of endemic and exotic living species। all right, so then the next question, all living organisms are linked to one another because क्या ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से क्या वो चीज़ है जिस वजह से सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में लिंक करते हैं। फर्स्ट थिंग, they have common genetic material of the same type। Second thing, they share common genetic material but to varying degrees। Third, all have cellular organization। and fourth, all of above। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? जस्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज सी जेनेटिक मटेरियल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना, DNA एंड RNA ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ओके, और DNA का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वही रहेगा चाहे आप जिस मर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, राइट। बट देन कम्स अ सेकेंड स्टेटमेंट कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल है बट उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रही हैं, सो दैट इज टू वेरिंग डिग्रीज, राइट। तो वो ऑप्शन भी आ गई, ओके। एंड थर्ड, ऑल हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर स्ट्रक्चर तो है ही है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो इस हिसाब से अब आप खुद देखिए कि आंसर क्या बनता है फिर इसका, है ना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल राइट, सो यहाँ से बेसिकली हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी द लिविंग वर्ल्ड की, कि क्या वो करेक्टरिस्टिक हैं ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें से हमने फिर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक भी पढ़े थे, है ना। तो उसमें अब ऑप्शंस यहाँ पे जो दी हैं, दैट इज ग्रोथ, सेकंड एबिलिटी टू मेक साउंड, थर्ड इज रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अब ये आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने बहुत आपको एक टॉपिक उसमें समझाया था, दैट इज कॉन्शियसनेस, है ना, कि अपने आसपास क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उस सब के बारे में आपको सेंस है और उस सेंस के अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंसर क्या बनता है। मैंने हिंट आपको दे दिया, हिंट इज दैट द आंसर इज रिलेटेड टू द कॉन्शियसनेस। तो अब क्या इसमें से ऑप्शन क्या सही बनेगी, ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ओके, so the next question given below is the scientific name of mango, identify the correctly written name। तो अब आप ठीक है, मैंगो का आपको साइंटिफिक नेम यहाँ पे बता दिया है, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, है ना। बट अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा मेथड है इन दो ऑप्शंस में से जहाँ पे सही तरीके से लिखा गया है। आई टोल्ड यू कि मोस्टली हमें आंसर मालूम होता है, साइंटिफिक नेम हमें मालूम होता है, बट जो लिखने का वे होता है कई बार वो वे गलत हो जाता है, जिस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक। सो बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से लिखें कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है उसमें क्या मिस्टेक आ रही है, द मिस्टेक इज कि जो इंडिका है दैट इज स्टार्टिंग विद कैपिटल आई, विच इज रॉन्ग, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 मैंगीफेरा इंडिका, एम कैपिटल आई स्मॉल, आई स्मॉल आएगा, और अंडरलाइन करना है दोनों को। दोनों वर्ड्स अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, पेपर पर लिख रहे हैं, तो आप उनको अंडरलाइन करेंगे दोनों वर्ड्स को, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, और किस तरीके से लिखने हैं, जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इंडिका है वो उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what different criteria would you choose to classify people that you meet often। इसके मैंने 4 ऑप्शंस, ये आंसर ही है बेसिकली, नॉट द ऑप्शंस, ये मैंने आंसर ही लिखा है, जस्ट एक टू द पॉइंट आपको हिंट दिए यहाँ पे, इनको आप फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा क्राइटेरिया है या वो कौन सी चीज़ है, मतलब जो आप चूज करेंगे जब आप क्लासीफाई करेंगे, टू क्लासीफाई द पीपल जो भी आपके सराउंडिंग्स में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो किस लेवल में है, आप मतलब उनको स्पीशीज लेवल पे देख रहे हैं या फिर आप उनको जीनस लेवल पे देख रहे हैं, फैमिली लेवल पे देख रहे हैं, किस लेवल पे देख रहे हैं। उनकी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, और मतलब बॉडी में जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है बेसिकली वो उसमें वो कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना सिंपल है या इंटरमीडिएट है, किस तरीके से, ये सब चीज़ें स्टडी करी जाती हैं। या फिर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, किस तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइक अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, तो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन आ जाएगा, ओके। Then the next question, why are living organisms classified। अब बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन ही क्यों करी जाती है, ये भी हमने जो नॉमेनक्लेचर है बेसिकली उसके साथ ये हमारे पास आया था अंडर द हेडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। और बेसिकली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के केस में आया था कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना,
कन्वीनियंट बनती है। अब कन्वीनियंट किस एंगल से कि कुछ, क्योंकि जो कुछ प्रॉपर्टीज या जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे बेसिकली वो एक तरफ होंगे, राइट। जो डिसिमिलैरिटीज आ रही हैं ओके, फिर उन पे स्टडी होगी, फिर फर्दर जो डिस्कवरीज होंगी फिर उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगी। तो मतलब हमारे पास कुछ मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा टू स्टडी एंड कुछ नया जो डिस्कवर हो रहा है वो उसमें और ऐड होता जाएगा, राइट। सो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको कन्वीनियंट बनाती है, ठीक है, टू फर्दर डिस्कवरीज एंड फर्दर रिसर्च पर्पसेस के लिए इसमें ये हेल्पफुल होता है क्लासिफिकेशन, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि इट हेल्प्स इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस लिविंग बींग्स। अब वही ना, अब हमें सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कोई नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई है, बट हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस स्पीशीज को बिलोंग करता है, राइट, या फिर किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि अगर वही बात आती है कि पहले कुछ मटेरियल जो प्रेजेंट है उसके साथ कंपैरिजन होगा, ओके, एंड फिर जो सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज बेसिकली आएंगे उनके ऊपर बेस्ड इसको क्लासिफाई किया जाएगा एंड उससे क्या होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि ओके सो दिस इज अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड दिस इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली, राइट। तो इस तरीके से ये जस्ट एक एग्जांपल दी। थर्ड पॉइंट आता है कि इससे हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता चलते हैं। अब क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, आपने शायद ये टर्म सुनी हो न्यूज़ में या अपने आसपास कहीं। तो उसमें क्या है कि बैक्टीरिया विद टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन रहे हैं, है ना। बेसिकली क्या है कि अगर एंटीबायोटिक्स का बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बहुत ओवर यूज हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देगी। सो इन दैट वे, सो वो किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली वो सब एवोल्यूशन जो हो रही है इनमें वो सब चीज स्टडी होती है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो एक तरह से उनकी ग्रोथ मानी जाएगी, या फिर जो उनकी ग्रोथ है बेसिकली दैट इज नोन एज देयर रिप्रोडक्शन। सो सच फिनोमेना अकर इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। फॉर एग्जांपल अमीबा, सम बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी होगी। यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो उनकी जब ग्रोथ होती है, ठीक है, एंड फिर जो फिशन होती है अमीबा के केस में, तो अगर हम अमीबा की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो डिवीजन होनी है, जब जो डॉटर सेल्स, जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स जो बनने हैं, जो प्रोजेनी बनेगी, राइट, तो वो कैसे बन रही है, वो जो जैसे जैसे उनकी अमीबा का जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इलॉन्गेशन होगी, ठीक है, या फिर जिस भी प्लेन में वो डिवाइड करेगा आफ्टर डिवीजन वो अपने डॉटर सेल्स या फिर जो उसके डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो उनकी ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता जाएगा, राइट। सो ये एक तरह से उसकी ग्रोथ भी हो गई पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, बट यहाँ पे क्योंकि वो डिवाइड भी हो गए इनटू टू प्रोजेनी तो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन भी हो गई, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस LINN. ओके, ये मैंने लास्ट क्लास में मैंने पूछा भी था एंड आई गॉट द रिस्पॉन्स एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग कि ये LINN. बेसिकली ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। गुड, ऑल राइट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस जो ये साइंटिफिक नेम है बेसिकली ये किस प्लांट का कॉमन नेम है। तो ये किस प्लांट का कॉमन नेम हुआ, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ मस्टर्ड, इट इज बीन रिटन हेयर। मस्टर्ड प्लांट जो है वो कॉमन नेम हो गया एंड मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम या फिर आप बोटेनिकल नेम कह सकते हैं वो क्या होगा, वो क्या हुआ, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस LINN. जो कि इसके ऑथर को या बेसिकली जिन्होंने डिस्कवरी करी इसकी सबसे पहली बार उनका नेम मेंशन किया गया, ठीक है। ये कई जगह आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, कहीं पे नहीं भी मिलेगा, इट्स ऑल राइट, बट साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम किस तरीके से लिखने हैं वो रूल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जब भी आप जहाँ भी लिख रहे हैं। ओके, एंड इसी में एक सेकंड क्वेश्चन बनता है फिर कि व्हाई आर दे रिटन इन इटैलिक्स। बेसिकली इटैलिक्स में क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि ये
नॉमेनक्लेचर के रूल्स में ही है, जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स में ही ये चीज़ मेंशन्ड है कि जो भी आपने बोटेनिकल नेम लिखना है वो इटैलिक्स में होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप कहीं पे टाइप कर रहे हैं जो कि बाद में या फिर आपको प्रिंटेड फॉर्म में अगर कहीं है तो दैट मस्ट बी इन द इटैलिक्स। अगर आप नोटबुक या पेपर पे हैंड रिटन लिख रहे हैं तो अगर इतना इटैलिक्स नहीं भी होता वो चलेगा, बट बाकी उसमें उस केस में क्या होगा कि आपको अंडरलाइन करना होगा, राइट। अगर आप जैसे अपने पेपर में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अगर आप MS वर्ड में लिख रहे हैं तो वहाँ पे उसको इटैलिक्स में लिखना है। ओके, अब इसके साथ एक और चीज़ भी मैंने लेक्चर में मेंशन करी थी कि ये इटैलिक्स में जो लिखे जाते हैं। ओके, हमें आंसर मिल गया कि क्योंकि ये रूल बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स में ही है, इस वजह से इटैलिक्स होते हैं। बट इटैलिक्स में है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट जो इनका रिटन जो इनका लिखने का मेथड है, इट बिलोंग्स टू व्हाट। ये मैंने अपनी सेकेंड डेमो क्लास में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर करवाते हुए बताया था, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड फिर कुछ ट्रू फॉल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। अमीबा बहुत ही कॉमन एक एग्जाम्पल है, एंड क्या ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि अमीबा के केस में रिप्रोडक्शन का जो वे है दैट इज फिशन। ओके, फिशन की फिर आगे कुछ टाइप्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेन इन विच द अमीबा डिवाइड्स, बट द बेसिक मेथड इज द फिशन। ओके, then next one is zoological parks are centers for recreation and education. Yes, that's true. ये वहाँ पे रिक्रिएशन भी होती है, एंजॉय भी करते हैं, एंड आपको साथ में कुछ नॉलेज भी मिलती है, आपका एजुकेशनल पर्पस भी पूरा होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई जूलॉजिकल पार्क्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिक्रिएशन एंड एजुकेशन दोनों ही पर्पस फुलफिल होते हैं। ओके, लाइकवाइज 3 और ट्रू फॉल्स हैं, और ये जो 3 और ट्रू फॉल्स हैं ये सब आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप अपने आंसर्स फिर डालना चाहते हैं तो आप चाहे जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पर आप भेज सकते हैं मेरे को, मैं वहाँ से चेक कर सकती हूँ, देख लूँगी, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आंसर्स। और इन बिटवीन भी मैंने अभी जो भी क्वेश्चंस पूछे कोशिश करिए उनके आंसर दीजिए, आई विल बी रियली हैप्पी। एंड आपका भी बेनिफिट है इसमें, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, एंड दैट्स व्हाट आवर मेन पर्पस इज। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास का भी ज़रूर ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ज़रूर ध्यान रखिए। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।